क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूरा अंक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी की गद्य विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर जीवनी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? जीवनी है, संस्मरण है, निबंध है, कहानी है। तो अतीत के चलचित्र मेरे प्यारे बच्चों संस्मरण विधा की रचना है, या फिर कह सकते हैं रेखाचित्र विधा की रचना है। और किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 1 का ग है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है, ध्यान रखना है। कल्पलता, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कल्पवृक्ष। कल्पलता, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पवृक्ष मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, कल्पवृक्ष डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है पांचजन्य, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा रचित यानी संपादित पत्रिका है पांचजन्य, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट, और उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल की पत्रिका है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है वातायन, बाजे पायलिया के घुंघरू, मातृभूमि, साहित्य सहचर। वातायन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मातृभूमि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। प्रश्न नंबर 2 का है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? गिरजा कुमार माथुर प्रगतिवादी कवि नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन ये प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? गजानन माधव मुक्तिवेद, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय ने। क्यों, किसने कहा है? अज्ञेय ने कहा है मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का गा है मेरे प्यारे बच्चों, रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी कृति का एक गलत युग्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यामा महादेवी वर्मा की है, और यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है, और चिदम्बरा रचना पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, ये अज्ञेय की काव्य कृति है, और इस रचना पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि गलत युग्म पूछा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ना कि परशुराम की प्रतीक्षा पर, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है लोकायतन, साकेत, तुलसीदास, बुनी हुई रस्सी। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, ध्यान रखेंगे। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की है। तुलसीदास किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की है। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। कनुप्रिया, बंद गली का आखिरी मकान, धूप के धान, सूरज का सातवां घोड़ा। तो कनुप्रिया, कनप्रिया मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो कनप्रिया रचना है कविता संग्रह, ठीक है, धर्मवीर भारती का। और बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है धर्मवीर भारती का। सूरज का सातवां घोड़ा
उपन्यास है धर्मवीर भारती का। क्या पूछा है यहाँ पर पूछा है धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, तो धूप के धान नहीं है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक हो गया 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। और गद्यांश में मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं होता, अभी आपको हम बताएंगे, बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। देखिए यहाँ पर भूमि शब्द मिल गया, जन शब्द मिल जाए, पृथ्वी मिल जाए, माता मिल जाए, भूमि मिल जाए, तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, कितना आसान है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर ये नहीं याद हो रहा तो इसको याद कर लो, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। भूमि का निर्माण किसने किया है, आपने अभी पढ़ा था, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। इसके बाद हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो हमारा आवश्यक कर्तव्य भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना है। पार्थिव और निर्मूल शब्द के अर्थ, पार्थिव का मतलब भौतिक या धरती से संबंधित, निर्मूल का अर्थ जड़ से रहित या बिना आधार के या जिसका कोई मूल्य ना हो। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी राष्ट्रीयता कि जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय भावनाएं और पहचान तभी मजबूत और विकसित होती है जब नागरिक अपनी मातृभूमि के साथ गहराई से जुड़े हों। भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता और उपयोगिता को जानने समझने से ही राष्ट्रीयता की जड़ें मजबूत होती हैं और राष्ट्र प्रेम का भाव पल्लवित विकसित होता है, क्योंकि भूमि से जुड़ाव ही राष्ट्र के प्रति वास्तविक और टिकाऊ लगाव का आधार है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योआश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता और समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों शैलियों की परंपरागत लेख पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने योग अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर भाषा की बात हो और भाषा की बात हो, भाषा शब्द आए, वहाँ पर समझ जाइए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो पूछा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, तो सीधा सीधा उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। नित्य नूतनता किसी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। यह दर्शाती है कि सर्जक ने कुछ नया और मौलिक रचा है जो समाज और जनता के लिए स्वीकार्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा के सशक्त माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो आपने अभी पढ़ा था, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह तब सशक्त बनती है जब वह अपने युग अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। इसके बाद है, परंपरागत और अभिव्यक्ति शब्दों के अर्थ लिखिए। तो परंपरागत का अर्थ है पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने वाली, और अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी भावना, विचार या विचारधारा को प्रकट करना। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योआश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। ठीक है, गद्यांश का रेखांकन अर्थ यह बताता है कि सड़ी गली मान्यताओं पर पुरानी रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ समाज कभी भी प्रगति नहीं कर पाता। इसी प्रकार पुरानी परंपराओं और शैलियों पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में असमर्थ रहती है। इसीलिए भाषा को प्रगतिशील और समय अनुकूल होना चाहिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ था के अंगनयन शिथिलता सुहाई है। जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए लौटने लगे तब ब्रजवासियों के प्रेम रूपी मधुरा का पान किए हुए उनके पैर मार पर कहीं के कहीं पड़ने लगे और उनकी आंखें भी थकी हुई दिखाई दे रही हैं और उनके अंग भी थके हुए दिखाई दे रहे हैं।
रत्नाकर यो चकात आवत चकात उद्धव मानो सुधियात को भावना भुलाई है। रत्नाकर जी कहते हैं उद्धव इस प्रकार चकित होकर चले आ रहे हैं मानो वह कोई भूली हुई बात याद कर रहे हों। ठीक है। धारत धरा पे ना उदारत आदर्शो साहरत बहोली ने जो आंसू अधिकाई है। ब्रजवासियों के द्वारा श्री कृष्ण के लिए दिए गए उपहारों के प्रति अत्यधिक आदर एवं उदारता के कारण वह उन्हें धरती पर नहीं रख रहे हैं और जो उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं वे अपने कुर्ते के बाहों में पोंछ लेते हैं। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी वर राधिका पठाई हो। उद्धव के एक ध्यान एक हाथ में यशोदा माता का दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा है तो एक हाथ में राधा जी द्वारा भेजी गई सुरीली बांसुरी सुशोभित हो रही है। ठीक है। तो ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और रचयिता का नाम उद्धव प्रसंग है। जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके क्या हैं, रचयिता हैं। ब्रज से लौटते समय उद्धव की क्या स्थिति है, तो ब्रज से लौटते समय उद्धव प्रेम रूपी मदिरा रहेगा। प्रेम रूपी मदिरा का पान किए हुए उनके पैर रास्ते पर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं और उनकी आंखें और उनके अंग भी थके हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चकात और धारत शब्दों के अर्थ लिखिए। तो चकात का आश्चर्यचकित होता है, धारत मतलब धारण करने वाला। उद्धव को उपहार स्वरूप क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, तो उद्धव को उपहार स्वरूप मक्खन और सुरीली बांसुरी मिली है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने पूरी आपको बता दिया है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मसरण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका उपकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। नीली प्रधान बीच सुकुमार रहा मधुल अधुकुला अंग, खिला हो बिजली का फूल मेघ वन गुलाबी रंग। तो उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम, तो पाठ का नाम श्रद्धा मनु और कवि का नाम यानी जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, नील रोम वाले मेसों के चर्म से किसका शरीर ढका था, तो श्रद्धा का शरीर ढका था। मिश्रण का मतलब चिकना है, मुलायम, और वर्म का मतलब वस्त्र या आवरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर हम पूरी व्याख्या आपको बता देते हैं। ठीक है। चारों लाइन की व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि गांधार देश के मुलायम नीले ऊन के मेमनों की खाल या वस्त्र उसके सुंदर शरीर की को ढके हुए हैं जो एक कोमल वर्म की तरह लग रहे थे और उस नीले परिधान के बीच उनका नाजुक आधा खुला अंग जैसे चमक रहा था, जैसे बादलों के वन मेघ वन के बीच गुलाबी रंग की बिजली का फूल खिला हो। इसके बाद 5 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 अंक यहाँ से मिलेंगे, जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हरिशंकर प्रसाई। तो जल्द ही वीडियो इसका मिल जाएगा। फिर है कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डाली है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिर 6 नंबर है पंचलाट अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण 80 शब्द में है, और कर्मनाशा की हार अथवा खून का रिश्ता कहानी की कथावस्तु पर प्रकाश डाली 80 शब्द में है। 5 अंक मिल जाएंगे यहाँ से। फिर 7 नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है खंड खा। तो प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अंक अनुवाद के लिए। तो इसका अनुवाद देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मन को प्रसन्न करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है। ये किस चैप्टर से लिया गया है, या जो है भारतीय संस्कृत महत्तम से लिया गया है। ठीक है। तो संदर्भ लिख देंगे। इसके बाद ये वाला अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महर्षि दयानंदा से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 8 का नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 7 अंक मिलेंगे यहाँ से, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। तो ये भी निरपत दिलीपा से लिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक मिलेंगे यहाँ से, 2 प्रश्न करना रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10 का खा और गा है, वीर अथवा शांत रस, उपमा अथवा अनन्वय अलंकार, चौपाई अथवा उपेंद्र वज्जा छंद।
तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद का, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 6 अंक का। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 9 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, वर्ण संरक्षण का महत्व में उपाय, विद्यार्थी और राजनीति, भारतीय समाज में नारी का स्थान, बेरोजगारी की समस्या में कुटीर एवं लघु उद्योग की भूमिका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। फिर 12 का पहला है, लौड़ा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो लौ प्लस अड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, आरब्धा का संधि विच्छेद। आरब्धा का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे बच्चों आ प्लस रब्धा। इसके बाद है नीरसा का संधि विच्छेद। तो नी प्लस रसा क्या होता है? नी प्लस रसा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सच क्रम में समास है। सच क्रम में कौन सा समास है? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? अव्ययीभाव समास है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है जितेंद्रिया में समास है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों बहुब्रीहि समास है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 13 का पहला है, पूजिता में प्रत्यय है। पूजिता में अक्त प्रत्यय है। कौन सा है? अक्त प्रत्यय है। इसके बाद है धनवान में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो धनवान में मतुप प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा है? मतुप प्रत्यय लगा है मेरे प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है खा का पहला, क्या कह रहा है? साहयुक्त प्रधाने का उदाहरण है। साहयुक्त प्रधाने का उदाहरण है कौन सा? तो आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, साहयुक्त प्रधाने में तृतीय विभक्ति होती है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला है नमः स्वस्ति स्वाहा सूत्र के अनुसार विभक्ति लगती है। तो चतुर्थी विभक्ति लगती है मेरे प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए एक पत्र लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।